हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने मोशन के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, व्हाट इज़ मोशन। ओके, तो ये है मोशन इन प्लेन। तो सबसे पहले प्लेन का मतलब क्या होगा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। समझ लो कि मैंने इस तरह से दो लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने ड्रॉ कर दी। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, और ये इन दोनों का ओरिजिन पॉइंट है। ए वाई एक्सिस है और ए एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज़ नन एज अ एक्स वाई प्लेन। अगर कोई बॉडी समझ लो कि यहाँ पे है और फिर कुछ टाइम के बाद वो इस पाथ से ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ पे जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी इज़ मूविंग इन अ प्लेन। मतलब कि ये जो मोशन हो रहा है वो प्लेन के अंदर हो रहा है। ओके, अब जब मोशन प्लेन के अंदर होगी, देखो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने जो मोशन स्टडी की, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर दो ही डायरेक्शन थे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, मतलब कि जो बॉडी है या तो इस डायरेक्शन में जा सकती है या तो इस डायरेक्शन में आ सकती है। मतलब पॉजिटिव या तो नेगेटिव दोनों ही डायरेक्शन पॉसिबल है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या तो वन डायमेंशनल मोशन बोल सकते हो। अब ये जो आपका चैप्टर है वो पूरा वेक्टर के बेस होगा। मतलब कि आपको इसमें वेक्टर और स्केलर दो फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, मोशन इन अ प्लेन। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है पोजीशन P पे, वो कुछ टाइम के बाद जा रहा है P डैश पॉइंट पे। ओके, वो मोशन जो हो रहा है वो एक्स एंड वाई प्लेन के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन प्लेन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पोजीशन। अब पोजीशन कैसे शो करोगे, तो आपको क्या करना है, जो एक्स एंड वाई जो एक्सिस है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है उसको आपको रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लेना है। ये आपका हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट आर पी, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से आपको एक वेक्टर ड्रॉ, वेक्टर स्केलर क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको कनेक्ट करे। तो हम बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल 1 की इनिशियल पोजीशन है जिसको हम इंडिकेट करेंगे R1 से। ये पार्टिकल 2 की आफ्टर टी टाइम के बाद की पोजीशन है जिसको हम इंडिकेट कर देंगे R2 से। तो जब पोजीशन जो R1 से R2 में जाएगा कोई पार्टिकल, ओके, तो इसमें डेल्टा R जितना डिफरेंस आएगा। मतलब कि डेल्टा R क्या होगा ये आपको याद रखना है। डेल्टा R जो है वो पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट आपको शो करेगा वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे डेल्टा आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल पोजीशन इज़ R2 माइनस इनिशियल पोजीशन इज़ R1। ओके, तो ये हो गया हमारा, मेरा जब मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअली क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में कंसिडर किया था डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, बट उसमें हमने ऐसा कोई साइन इंडिकेट नहीं किया था। यहाँ पे हम एरो ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरो है ना वो डायरेक्शन शो करेगा। एरो जो है वो डायरेक्शन शो करेगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो उसका मैग्नीट्यूड शो करेगी। ओके, तो इन दोनों चीज़ पे, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ पे, यहाँ पे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, फिज़िकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। उसके अंदर जो पहली क्वांटिटी होगी उसका नाम है स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब स्केलर क्वांटिटी क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। और दूसरी जो क्वांटिटी है उसका नाम है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये दो क्वांटिटी हो गई जो फिज़िक्स के अंदर सारी क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, देखो एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होगा, जैसे कि हम एग्जांपल दे दें, मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड दे दूँ 40 kg। ओके, तो आप 40 के बाद जो kg है
ओके, वहाँ से आप रिकग्नाइज़ कर पाओगे कि ये जो बात चल रही है वो मास की बात चल रही है। ओके, वैसे दूसरा एक एग्जांपल हम ले लें 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम डायरेक्टली रिकग्नाइज़ कर पाएंगे विद अगर कोई पर्सन आपको बोलेगा भी नहीं कि 40 डिग्री, बस इतना ही बोला तो आप समझ जाओगे कि ये बात चल रही है टेम्परेचर की। ओके, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड से ही पूरे क्वांटिटी के बारे में सब पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर या तो विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको इंडिकेट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का वही इनफ है, इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, द फिजिकल quantity which having only magnitude। ओके, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बाई नोइंग इट्स मैग्नीट्यूड वी कैन रिकॉग्नाइज द फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट ये सिंपल रहेगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज, ओके, इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी, is known as स्केलर क्वांटिटी। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगी। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड देयर इज़ नो डायरेक्शन रिक्वायरमेंट इज़ नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में आप बोल सकते हो मास है, स्पीड है, टाइम है, इन सब में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वर्क है, ऑल आर एक्सेट्रा, ओके एक्सेट्रा, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब दूसरा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? सो द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, द फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी नन, जिसको जानने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू बी नन इज नन एज, या तो इज कॉल्ड, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको आप कैसे इंडिकेट करोगे? तो देयर आर टू रूल्स। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेट करना है तो जो क्वांटिटी है उसका फर्स्ट जो लेटर होगा सिंबल, उसको आपको डार्क करना है, या तो उसके ऊपर आपको डायरेक्शन का एरो शो कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको फोर्स का शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बोल्ड लेटर कर दिया, ओके, बट ये थोड़ा हमारे लिए टिपिकल रहता है, यानी बोल्ड लेटर, या तो आप जो भी क्वांटिटी है उसका जो सिंबल है उसके ऊपर आप एरो पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा? फोर्स वेक्टर। ओके, तो ये बोल्ड लेटर में अगर कोई लेटर है तो समझ जाओ कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल है उसके ऊपर अगर एरो का साइन है तो भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दो सिंपल चीज़ें हैं, द क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे एग्जांपल है, मास, स्पीड, टाइम, वर्क एक्सेट्रा, पावर, बहुत सारे एग्जांपल है। वेक्टर क्वांटिटी में द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी नन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, ओके, वेक्टर, बहुत सारे एग्जांपल में आप एक ले सकते हो, वेलोसिटी है, ओके, फिर एक्सीलरेशन है। ये सब में आपको डायरेक्शन शो करनी पड़ती है कि एक्सीलरेशन अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, ओके, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, और भी बहुत सारी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके,
तो ये हो गया आपका स्केलर एंड वेक्टर, जो दो इम्पोर्टेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी है। फिर यहाँ पे हमने शो किया कि कोई रेफरेंस पॉइंट मतलब आर पी सी जो भी डिस्टेंस होगा प्लेन के अंदर, इसको हम बोलेंगे पोजीशन। ए पोजीशन है पी की r1, ए पोजीशन है पी डैश की r2। आफ्टर डेल्टा टी टाइम के बाद ए पार्टिकल ने यहाँ पे मोशन किया, तो यहाँ पे डेल्टा आर बनेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो जैसे आगे हमने किया सेम वे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। बट इसके अंदर हमें वेक्टर क्वांटिटी को मेंशन करना होगा, मतलब वहाँ पे हम डायरेक्ट x2 माइनस x1 कंसिडर करते थे, इसके अंदर हमें पोजीशन को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख दूँगा। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है जैसे कि चैप्टर नंबर 3 में है। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होगा, तो इट इज़ द डिफरेंस इन अ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। सो डेल्टा आर हम इंडिकेट कर देंगे। सो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन इज़ r2 माइनस इनिशियल पोजीशन इज़ r1। तो r2 माइनस r1 इज़ नन एज अ डिस्प्लेसमेंट। सेम वो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज़ नन एज अ डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ए हो गया आपका मोशन इन प्लेन, एक्स वाई इज़ द प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है। समझ लो कि आप यहाँ पे 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करो, तो एक्स जेड में भी हो सकता है, वाई जेड में भी मोशन हो सकता है, एक्स वाई में भी मोशन हो सकता है। मतलब एट अ टाइम कोई भी दो एक्सिस चेंज होंगे, इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। ओके, अगर मोशन इन प्लेन जो है उसका आप कंसिडर कर सकते हो 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन भी आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब एट अ टाइम ओनली 2 एक्सिस ही चेंज होंगे। अगर 3 एक्सिस चेंज हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल, जिसको हम बोलते हैं 3D। क्लियर? तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और पोजीशन क्या है, तो रेफरेंस पॉइंट से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं इन एक्स वाई प्लेन में, जो पार्टिकल है उसको शो करने के लिए, इसको बोलते हैं पोजीशन। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म एंड पोजीशन का वेक्टर फॉर्म। ओके, अब देखो ये जो पार्टिकल है जब मूव होगा प्लेन के अंदर, तो हमने अभी 2 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी किया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब ये स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से एक दूसरे में रिप्रेजेंट होगी। ओके, तो दूसरी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन या तो बोल्ड लेटर में या तो वेक्टर के साइन पुट करके। ओके, बट जब हम 3 डायमेंशनल मोशन को कंसिडर करें तो वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके लिए हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कि ये जो यूनिट वेक्टर है, अगर 3 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन है, हम यहाँ पे अभी तीन कोऑर्डिनेट को कंसिडर कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी 2 एक्सिस पे ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है, तो इसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जो एक्स डायरेक्शन है उसके लिए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर का सिंबल है वो है आई कैप। एक्स के लिए क्या इंडिकेट किया जाएगा, आई कैप। वाई के लिए इंडिकेट किया जाएगा जे कैप, और जे के लिए इंडिकेट किया जाएगा के कैप। ओके, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट तीन कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है तो आपको उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको देख लेते हैं। समझ लो कि हमने एक फिज़िकल क्वांटिटी कंसिडर की है ए इज़ आवर फिज़िकल क्वांटिटी। अगर वो तीन ऑर्बिट में एक्सिस पे मूव कर रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे x के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है आई कैप। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x और उसके साथ आएगा उसका यूनिट वेक्टर, मतलब x आई कैप, प्लस सेम वे y के साथ जाएगा जे कैप और z के साथ आएगा के कैप। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 3 डायमेंशन मतलब 3D में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में xi प्लस yj प्लस z के कैप। अगर कोई भी 2 एक्सिस है, समझ लो कि xy है तो इतना ही आएगा, z कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, अगर yz है तो x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और xz है तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। बट ये जनरल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो इसको हम रीड करेंगे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस
जेड के कैप। क्लियर। अब ये जो दो वेक्टर है वो मल्टीप्लाई भी होंगे कई बार, और वेक्टर का एडिशन भी करना पड़ेगा और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। तो किस तरह से हम करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे वेक्टर का एडिशन, फिर देखेंगे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये समझ लो कि क्या क्या होगा। पहले तो हम एक चीज़ पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के वेक्टर हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, वेक्टर को ड्रॉ करना है तो आपको एरो के साइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला आएगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम किसको बोलेंगे? इफ़ टू वेक्टर्स हैविंग ए इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, इफ़ द वेक्टर विच हैविंग ए इक्वल मैग्नीट्यूड, द वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? द वेक्टर्स, या तो टू वेक्टर्स, आप दो वेक्टर का नाम इंडिकेट कर सकते हो। इफ़ टू वेक्टर हैविंग इक्वल एंड इफ़ टू वेक्टर्स हैविंग equal magnitude and same direction are known as equal vector. मतलब कि if two vectors having equal magnitude and same direction, या तो equal direction, are known as a equal vector. ओके, अब इक्वल वेक्टर को हम ड्रॉ कैसे करेंगे? तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एरो जो है वो इंडिकेट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझ लो कि मैंने लिया वेक्टर ए, तो सेम एरो और सेम डायरेक्शन में अगर दूसरे कोई वेक्टर की वैल्यू है, ये जो लेंथ है वो भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसको बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला डेफिनेशन, मतलब इक्वल वेक्टर। ओके, अब दूसरे वेक्टर में हमें क्या करना है? तो यहाँ पे सेकंड जो टाइप है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, पैरेलल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का अपने डेफिनेशन लिख देना है, फिर आएगा पैरेलल वेक्टर। ओके, अब इक्वल और पैरेलल में क्या डिफरेंस है? इफ़ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, या तो सेम मैग्नीट्यूड। ओके, इसके अंदर थोड़ा चेंज कर देंगे हम। If the two vectors having same direction, चलो थोड़ा पहले से लिख देते हैं। If two vectors having same direction with magnitude may or may not be same. Okay, if two vectors having same direction with magnitude may or may not be same are known as parallel vector. मतलब क्या है इसका? कि मैग्नीट्यूड जो है सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। चलो हम यहाँ पे ऐसे वेक्टर को ड्रॉ करें तो इसका कुछ सिचुएशन इस तरह से होगा। ये आपका हो गया वेक्टर ए। देखो, वेक्टर के अंदर जो एरो है इस पार्ट को बोलते हैं हेड पार्ट, और ये जो डॉट वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं टेल पार्ट। ओके, तो वेक्टर हेड एंड टेल के अंदर रिप्रेजेंट होगा। तो ये वेक्टर ए हो गया। अब दूसरे वेक्टर की अगर डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा है या तो छोटा है, ओके, या तो इक्वल है, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। ओके, ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। तो दूसरे टाइप का वेक्टर हो गया पैरेलल वेक्टर। अब इसके अंदर एक देख लो, पैरेलल वेक्टर क्या है? इफ़ टू वेक्टर्स हैविंग ए सेम डायरेक्शन बट या तो विथ मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या तो शॉर्ट में आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इफ़ द टू वेक्टर्स हैविंग ए सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज़ नॉट इक्वल इज़ नोन एज अ पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर आप ऐसे शो कर सकते हो
उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा जो पार्ट आएगा वो है एंटी पैरेलल वेक्टर। ये है पैरेलल वेक्टर, उसके बाद आएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, अब एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? तो एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होगा? इफ टू वेक्टर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पे हम मेंशन कर दें, डिफरेंट की जगह पे आप एक चीज़ लिख सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, इफ टू वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम इज नोन एज अ एंटी पैरेलल वेक्टर, आर नोन एज अ एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, अब एंटी पैरेलल वेक्टर कैसे होंगे? तो देखो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। समझ लीजिए वेक्टर ए का डायरेक्शन है, तो दूसरा वेक्टर जो है समवॉट यहाँ से आएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। ये हो गया आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर? एंड लास्ट वन, ना तो एंटी पैरेलल होगा ना तो पैरेलल होगा, इसको बोलते हैं ए पैरेलल वेक्टर। ओके, तो फोर्थ जो वेक्टर का टाइप है वो क्या हो जाएगा? ए पैरेलल वेक्टर। ओके, तो ए पैरेलल वेक्टर के अंदर डेफिनेशन क्या आएगी? इफ टू वेक्टर्स आर नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल आर नोन एज ए पैरेलल वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स आर, या तो if two vectors are neither parallel nor anti-parallel are known as a parallel vector। ओके, ए पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? एक का डायरेक्शन ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे जा रहा होगा, ना तो एंटी पैरेलल होगा ना तो पैरेलल होगा, इसको बोलेंगे ए पैरेलल वेक्टर। क्लियर? तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर। फिर और भी वेक्टर्स हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।